गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोग दहेज प्रथा के बारे में पढ़ रहे। तो दहेज प्रथा में क्या होता है, हम देखते हैं हमारे भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी अपराध है। यदि इसे किसी तरह की पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति किसी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है तो उससे कानूनी सज़ा हो सकती है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि इस प्रकार की कानूनी सज़ा होने के बाद भी सदियों से हम लोगों का देश में दहेज प्रथा का जो पुरानी कुप्रथा है ये आज भी भारतीय समाज में विद्यमान है। ठीक है, वास्तविक यह है कि दहेज का लेन देन अवैध होने के बावजूद भी सदियों पुराने से यह कुप्रथा आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कानून एवं असहमति। समाज के सुचारू संचालन तथा देश में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून अत्यधिक आवश्यक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए देश में शांति और जो इस व्यवस्था कानूनी व्यवस्था बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है कोई भी देश को चलाने के लिए। परंतु जहाँ भी कानून है वहाँ असहमति और विरोध अवश्य होगा। तो हम जानते हैं कि जहाँ कानून है वहाँ असहमति और विरोध जरूर होगा, कुछ सहमति भी होगा, क्योंकि हर किसी के लिए हर कानून अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए कहीं ना कहीं विरोध भी होता है, कहीं ना कहीं असहमति भी होता है। उन सब को एडजस्ट करते हुए समाज के कल्याण एवं प्रगति के लिए कानूनों का पालन आवश्यक है। तो हम सब जानते हैं कि समाज के कल्याण और हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए इसका पालन करना मानना बहुत ही आवश्यक है। परंतु यदि हम वास्तव में ऐसा महसूस करते हैं कि कोई कानून समाज के व्यापक हित में नहीं है तो हम उसका विरोध भी करना चाहिए। तो जैसे कानून बन गया, मान लीजिए कि कानून बहुत पहले बना हुआ है तो उसमें देखा जाता है कि पहले के सिचुएशन के आधार पे कानून बनाया गया है। परंतु आज का सिचुएशन में यदि वो कानून परफेक्ट नहीं लगता है तो उसका विरोध भी होता है। जरूरी नहीं कि पहले कानून बना है तो एकदम अच्छा ही बना हो आज के समय में। इसीलिए उस प्रकार के कानून पर क्या किया जाता है, संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक, क्योंकि उस समय की परिस्थिति क्या था और आज वर्तमान परिस्थिति में क्या है, उस दोनों सिचुएशन को देखते हुए जो समय समय पर क्या कोई भी कानून पर नया चीज़ ऐड होता है या तो कोई भी चीज़ हटा दिया जाता है, उसको संशोधन करने की आवश्यकता होती है, मगर कानून हमेशा रहता ही है। अब नमक कानून को तोड़ना। ठीक है, अब हम लोग देखें कि नमक कानून को तोड़ना यहाँ देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या जानते हैं, गांधी जी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसी तकनीकी को अपनाया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून को तोड़ा तथा विदेशी कपड़ों और समस्त ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया गया। तो हम देखे थे कि ये जो असहयोग आंदोलन 1920-22 में चला था। ठीक है, कब कब चला था असहयोग आंदोलन, 1920 से 22। ठीक है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन तकनीकी में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, जो 12 मार्च 19 को महात्मा गांधी दांडी यात्रा किया था तो उसी दौरान वो नमक कानून को थोड़ा विदेशी कपड़ों और समस्त ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने का वो निर्णय लिया। नमक बनाने पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, किसी भी भारतीय को नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। गांधी जी ने इस कानून को तोड़ने का निश्चय किया तथा इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया, जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ की। तो जैसे कि हम लोग देखें, नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया किसने, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया और 12 मार्च 1930, ये देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930
को गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम, जो गुजरात के साबरमती आश्रम से अपनी पैदल यात्रा की तथा 5 अप्रैल को गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दांडी नामक गांव पहुंचे और 6 अप्रैल सुबह 6:30 बजे 6 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे महात्मा गांधी ने नमक उठाकर कानून तोड़ा। नमक कानून का उल्लंघन अंग्रेजी सरकार के विरोध का प्रतीक बना। सविनय आंदोलन देश के अनेक भागों में फैल गया और बड़े स्तर पर नमक बनाया गया, कोई अन्य कानून को भी तोड़ा गया। तो इस प्रकार यदि वैसे कानून जो हमारे लिए हित में नहीं हो तो उस प्रकार के कानून को तोड़ा भी जाता है। तो देखो महात्मा गांधी का दांडी मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था, 5 अप्रैल शाम को पहुंचा, सुबह 6 अप्रैल 6:30 बजे वह नमक उठा के उस कानून को तोड़ा। इस प्रकार देखो कानूनों का उल्लंघन, उस कानून को तोड़ा गया। अब हम लोग कानूनों का उल्लंघन। स्वामित्व और सुव्यवस्था के लिए कानून एक अनिवार्य गारंटी है, अतः कानूनों का उल्लंघन प्रायः स्वीकार नहीं किया जाता। हम सब जानते हैं कि यदि कोई कानून बनता है तो उसका उल्लंघन नहीं स्वीकार जाता है, भले उसका विरोध करके उसका संशोधन की मांग हो, लेकिन कोई भी कानून बना है तो उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसे दंड दिया जाता है या उसके प्रति कार्रवाई किया जाता है। उससे किसी भी प्रकार की जो भी उस कानून के प्रावधान उसको दंड देने का ये है, उस मतलब अधिकार है, वह दंड उसको दिया जाता है, ठीक है। परंतु अंग्रेजी सरकार ने देश की जनता पर अनेक अन्यायपूर्ण कानून को थोप दिया था। तो अंग्रेज सरकार ने हमारे देश के जनताओं के प्रति बहुत ही अन्यायपूर्ण कानून थोप दिया था, यानी बनाया था। इसीलिए इस तरह के कानूनों को उल्लंघन को समाज के समस्त वर्गों को अत्यधिक समर्थन प्राप्त हुआ। तो हम जैसे जानते हैं, तो इस प्रकार के जो कानून लगता था कि वो हमारे लिए गलत बना है, तो सभी समाज एकजुट होकर उसका विरोध करने लगते थे, उल्लंघन करते थे। असहमति अथवा विरोध अभिव्यक्ति लोकतांत्रिक प्रणाली का अभिन्न अंग है, और उस तरह से वो आंदोलन करते थे, धरना देते थे उस कानून को तोड़ने के लिए, उस कानून के विरुद्ध, ठीक है। यही कारण है कि हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिस विभिन्न सरकारी आदेशों का व्यक्तियों और संगठनों द्वारा विभिन्न तरीकों से विरोध किया जाता था, धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह करके, ठीक है। परंतु फिर भी नागरिकों के हिंसात्मक कार्यवाहियों में शामिल होने से बचना चाहिए। उन्हें सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए शांतिपूर्ण उपाय का ही सहारा। तो ऐसा नहीं कि विरोध कर रहे हैं तो हम तोड़ फोड़ या कोई भी चीज़ को नुकसान पहुंचाएं, उसको शांतिपूर्ण ढंग से ही उसके सरकारों को करने के लिए मजबूर करना चाहिए, यानी सरकार से शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से ही उस तरह की जो दमनकारी नीति या कानून बनाया जाता था उसको संशोधन करने का या तो निरस्त करने की मांग करनी चाहिए। अब देखो विशेष संदर्भ। विशेष संदर्भ में आता है मद्यपान विरोध आंदोलन, ठीक है। तो जैसे मद्यपान विरोध, मद यानी जो वाइन है, ठीक है। मद्यपान एक सामाजिक बुराई है। हम आज भी देखते हैं मद्यपान को एक सामाजिक बुराई में रखा गया है, क्योंकि ये मद्यपान करने वाले व्यक्ति का जो परिवार, विशेषकर निर्धन परिवार को बर्बाद किया है। हम देखते हैं कि जिस घर में कोई व्यक्ति दारू यानी वाइन जो पीता है वो उस घर को बर्बाद कर देता है, ठीक है। यानी उसका जो परिवार की आर्थिक स्थिति, वहाँ के रहन सहन, बोल चाल, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। इस प्रकार वो अपने परिवार के विकास में अवरुद्ध बन जाता है। घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण है। तो घरेलू जो एक हिंसा होता है अपने परिवार में, उसका सबसे बड़ा कारण है मद्यपान, ठीक है। नशीले पेय पदार्थों के कारण अनेक जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है, परिवार तबाह हो गए। हम आज भी हमारे समाज में देखते हैं जिस घर में कोई व्यक्ति दारू पीता है
वाइन पीता है तो उसके घर में किस तरह से झगड़े होते रहते हैं, बाल बच्चा का संस्कार नहीं दे पाते हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, अपने परिवार का रिलेशन खराब हो जाता है, अपने परिवार के जितने भी रिलेटिव होते हैं वहाँ उसके घर आना जाना बंद होता है, बच्चों में जो संस्कारी चीज़ बचपन से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, पढ़ाई लिखाई में अवरुद्ध होता है, घर का विकास में अवरुद्ध होता है, सभी प्रकार की कमियां नज़र आती है किसे, मद्यपान करने वाले व्यक्तियों से। ठीक है, तो महात्मा गांधी मद्यपान के घोर विरोधी थे, तो महात्मा गांधी भी इसका विरोध किए थे। गांधी जी के विचारों का अनुसरण करते हुए संविधान अनुच्छेद 47, ठीक है, यानी संविधान के आर्टिकल 47 में यह कहा गया है कि सरकार मद्यपान और अन्य मादक पदार्थों का सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। तो महात्मा गांधी भी इसका मद्यपान का घोर विरोध किए, जिसमें आर्टिकल 47 में यह कहा गया कि मद्यपान एक एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन करना जो करते हैं उसकी रोक लगाया जाए। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ये जो आर्टिकल हम लोग देखे 47, ये आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। यह जनता के स्वास्थ्य के सुधार लाने एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो जो अनुच्छेद 47 के तहत मद्यपान या मादक पदार्थों का सेवन करने पर रोक लगाएगी, यह कानूनी रूप से संविधान में भी कहा गया है। ठीक है, अब देखो भारत के अनेक राज्यों और संगठनों ने नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया। तो भारत में जितने भी राज्य हैं उस सभी में कुछ कुछ राज्यों के द्वारा क्या नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा उसे लागू करने का प्रयास किया गया। यह कहा गया कि मद्यपान एक कानूनी अपराध है। भारत के कोई राज्य में मादक पेय पदार्थों का सेवन करना एक गैर कानूनी है। गुजरात सरकार ने मादक पेय पदार्थों को बनाने, विक्रय और सेवन के निषेध के लिए एक प्रभावी कानून बनाया। तो राज्य अपने स्तर पे अलग अलग कानून भी, मद्य निषेध कानून भी बनाया ताकि उस कानून का सख्त से पालन हो और समाज को इस तरह से कुरीतियों से बचाया जा सके, अपने परिवार को बर्बाद होने से बचाया जा सके। 1970 और 80 के दशकों में तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र अनेक हिस्सों में मद्यपान के विरुद्ध में सशक्त आंदोलन चलाया गया। तो 1970-80 के दशक में क्या हुआ कि जो तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे अनेक हिस्सों में मद्यपान के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया ताकि ये जो मद्य निषेध कानून सख्त से सख्त मद्य निषेध कानून बन सके। आंध्र प्रदेश में भी 1990 के दशक में एक ऐसा आंदोलन चलाया गया। आंध्र प्रदेश में महिलाएं शराब विक्रेता और उसके सेवन करने वाले के विरुद्ध जमकर खड़ी हुई। तो अब महिला भी सड़क पे उतर गई मद्यपान के विरोध में और ऐसा आंदोलन खड़ा कर दी कि किसी भी तरह के शराब बेचने वाले तथा शराब पीने वाले को वो बिल्कुल रोक लगाना चाहती थी। बिहार में 2016 में मद्यपान पर निषेध लगाया गया। तो बिहार में भी 2016 में मद्यपान पर निषेध लगाया गया। कोई अन्य राज्य में भी ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं। तो हम जैसे देखते हैं हमारा समाज का जो दयनीय स्थिति है, हमारे परिवार का जो दयनीय स्थिति है, हमारे समाज में हम किसी भी तरह का देखते हैं तो उसका कहीं न कहीं सबसे बड़ी कमजोरी है मद्यपान का सेवन करना, यानी वाइन का सेवन करना। इसीलिए हम आज हमारे समाज में देख पाते हैं कि किस तरह से एक परिवार में झगड़ा का मूल कारण मद्यपान होता है। तो मद्यपान से बचें और अन्य का भी सलाह दें मद्यपान न करें। ठीक है, आगे देखो मद्यपान विरोधी आंदोलन के कुछ तत्कालीन प्रभाव। तो इस प्रकार जो मद्यपान विरोध के लिए कुछ तत्कालीन प्रभाव देखने को मिले। आज मद्यपान करके वाहन चलाने, हम देखते हैं कि आज मद्यपान करके वाहन चलाने वालों और शराब के नशे से अपने परिवार के सदस्य के साथ मारपीट करने वालों पर कठोर दंड दिए जाने का प्रावधान है। और हम देखते हैं कि मद्यपान कर के यदि गाड़ी चलाते हैं उसमें एक्सीडेंट की खतरा होता है, या अपने तो जो होने का हो ही जाता है लेकिन अगला का भी एक्सीडेंट से खतरा रहता है, जिसके कारण आज कानूनी तौर पर मद्यपान करके गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है और यदि पकड़ा जाने से उसे कठोर दंड दिए जाने की सजा भी है।
और अपने परिवार पे मारपीट करने वालों पर भी कठोर से कठोर दंड दिए जाने का प्रावधान है। अब देखो सारांश। किसी भी संस्था, समाज अथवा देश पे सुचारू ढंग से चलाने एवं नियम एवं कानून आवश्यक। हम जानते हैं किसी भी संस्था हो, समाज हो, परिवार हो अथवा देश, राज्य, कोई भी सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक कानून एवं नियम बहुत ही आवश्यक है। संविधान ऐसे मौलिक नियमों और कानूनों का एक संकलन है जिसके अनुसार देश का प्रशासन चलता है। ठीक है, तो मौलिक नियम और कानूनों का एक संकलन है जिसके अनुसार देश चलाया जाता है, वो संविधान कहलाता है। ठीक है, विधि के शासन का अर्थ होता है समस्त कानूनी दृष्टि का समान है, यानी विधि के शासन का अर्थ समस्त नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। हमारी संविधान एक जीवंत दस्तावेज, भारत की संविधान सभा में समस्त धार्मिक समूहों और समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं और संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित और अंगीकृत किया गया। ठीक है, यानी हमारे देश का संविधान बनने में जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को उसे अधिनियमित और अंगीकृत किया गया, यानी स्वीकार किया गया और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को उनके उद्देशिका भी कहा जाता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसका जो प्रस्तावना उसको उद्देशिका भी कहा जाता है, जिसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। उसमें संविधान का आदर्श निहित है। उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को घोषित किया है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं अब देखो क्या है। संघवाद, संसदीय प्रणाली की सरकार, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, स्वतंत्र न्यायपालिका, पंथ निरपेक्ष। भारतीय गणराज्य के प्रमुख आदर्श हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। संविधान द्वारा देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मौलिक अधिकार पढ़े, 6 मौलिक अधिकार, उसमें से मौलिक अधिकारों का न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। 6 मौलिक अधिकार में है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उनमें से हम लोग 2 को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इस बुक में बाकी 4 को जो अधिकार दिया हुआ है, शोषण का विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार, ये हम लोगों का इस बुक में, जिस बुक को मैंने PDF भेजा है उसमें वो पेज गायब है, जिसके कारण मैंने वो चारों जो मौलिक अधिकार का 4 अधिकार है इसको नहीं बताया। तुम लोग उससे अच्छे ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो 1976 में किए गए संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्य, फिर धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी को शामिल किया गया। ठीक है, मद्यपान एक सामाजिक बुराई है, अभी अभी पढ़े, जिसमें अनेक परिवार विशेषकर निधन परिवारों का बर्बाद कर दिए। कई राज्यों ने मद्यपान का निषेध के लिए मतलब एक मद्यपान निषेध कानून बनाया गया है। 1930 ईस्वी महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। इस दौरान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नमक कानून तोड़ा गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। फिर देखो लास्ट में दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। आज पढ़े, कल भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे, आज भी दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे और आज भी थोड़ा डिस्कस किए कि दहेज प्रतिशत यानी दहेज प्रतिशत अधिनियम जो 1961 के द्वारा दहेज देना और लेना दोनों ही कानूनी रूप से अपराध है, यह घोषित किया गया। 1986 में इस अधिनियम का संशोधन भी किया गया। तो दहेज प्रतिशत अधिनियम जो 1961 में बना उसे 1986 में कुछ हद तक संशोधन किया गया। ठीक है, इस प्रकार से हम देखें कि हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया। तो तुम लोग पढ़ लेना फिर 1-2 बार अच्छे ढंग से, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, इसका अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तुम लोग क्या करोगे, अपना नोट कॉपी में जितने भी अभ्यास में प्रश्न है ये सभी को तुम लोग फेयर कॉपी में नोट करोगे। ठीक है।